आज मैं जा रहा हूँ जियोग्राफी को स्टार्ट करने। जियोग्राफी में अपना पहला चैप्टर है संसाधन। क्या है? संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहली बात कि संसाधन का डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं। संसाधन में एक शब्द है साधन। साधन का अर्थ होता है किसी भी काम को आसान बना देना ही क्या कहलाता है? साधन। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमें गोपालगंज जाना है, तो हम किसी ना किसी के थ्रू जाएंगे। जैसे बाइक से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुँचा दे रही हैं, वो क्या कहलाएंगी? साधन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साधन। साधन। ठीक उसी प्रकार से हमें किसी व्यक्ति को कॉल करना है तो हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाएगा? साधन। खाना बनाने के लिए हम गैस का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाएगा? साधन। वो कोयले का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या है? साधन है। पहनने के लिए कपड़ा का प्रयोग क्या है? तो जितनी भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं जो हमारे काम को आसान करती है, वो सब क्या कहलाती है? साधन या संसाधन कहलाती है। जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग हम करते हैं, वो क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। तो संसाधन का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम संसाधन का डिफिनीशन लिख लेते हैं। हर एक वो पदार्थ, वस्तु, जीव जंतु जो इंसानों के कार्यों को आसान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संसाधन कहा जाता है। संसाधन में आगे चल के सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हम लोग जब इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स हैं। कितने? कौन कौन से? पहला कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। तो आगे चल के सेवा को भी क्या किस में शामिल कर दिया गया? संसाधन में। क्योंकि जो लोग गाना गाते हैं, ढोलक बजाते हैं या किसी भी प्रकार का सेवा देकर कुछ धन का अर्जन करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, तो एक प्रकार का ये भी क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। तो इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं जैसे लकड़ी, पेट्रोल, सूर्य, जल, हवा, सेवा इत्यादि। ठीक है। सूर्य से हमें संसाधन प्राप्त होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके सहायता से करते हैं? सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है और सूर्य से सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको इरेज करके इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। संसाधन के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। तो संसाधन को पहले 2 पार्ट में बांट के देखते हैं। एक बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। फिर प्राकृतिक को भी 2 सेक्शन में बांट के देखते हैं। एक को बोलेंगे नवीकरणीय और दूसरे को अनवीकरणीय। ठीक है। फिर नवीकरणीय में भी 2 आता है, सतत प्रवाह और जैव संबंधी। सतत प्रवाह में क्या आता है? जैसे जल, हवा, जिसका हमेशा प्रवाह होता रहे, वो क्या कहलाता है? सतत प्रवाह, सस्टेनेबल फ्लो जिसको कह सकते हैं। और जैव संबंधी में प्राकृतिक पौधे और जीव जंतु। इस फ्लो चार्ट को भी आप जरूर बनाएं। आगे संसाधन में हम बात करेंगे कि संसाधन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। कहा जाता है कि जिस देश में संसाधन का भंडार अधिक है उस देश का विकास अत्यधिक होता है, और जिस देश में कम है उसका विकास भी क्या होता है? कम होता है। लेकिन इस चीज़ को गलत साबित कर दिया जापान ने। जापान में नाम मात्र के संसाधन है। काफ़ी छोटा सा देश है और 4 द्वीपों पे बसा हुआ है। उसमें काफ़ी कम संसाधन होते हुए भी उसने अपने सेवा क्षेत्र से, अभी मैंने बताया सेवा क्षेत्र को किसमें शामिल कर दिया गया? संसाधन में शामिल किया गया। तो जापान ने सेवा क्षेत्र की मदद से अपना काफ़ी हद तक ज़्यादा विकास किया है। लेकिन अगर हम संसाधनों की बात करें तो मान के चलिए
कि अगर भारत के अंदर सोने का अत्यधिक भंडार मिल जाए तो मुझे बताओ कि भारत की करेंसी ऊपर उठेगी कि नीचे? सोने का भंडार, पेट्रोलियम का भंडार मिल जाए तो इसका करेंसी कहाँ उठेगी? ऊपर। सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा खनिज पदार्थ यहाँ मिलने लगे तो विकास भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहीं पेट्रोल यहाँ नहीं मिलता तो हम कहाँ से खरीद के लाते हैं? दूसरे देशों से पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? यहाँ की पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं और देश विकसित की ओर जल्दी नहीं बढ़ पाता है। तो यही कारण है कि जिस देश में संसाधन अधिक होते हैं उनका विकास भी क्या होता है? अधिक होता है। नहीं समझा? अरे यहीं पे पेट्रोल निकलना चालू कर दे तो पेट्रोल कितना सस्ता हो जाएगा? यहाँ पे नहीं होगा। सोना ज़्यादा निकल जाए तो सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ सस्ती हो जाएगी। इससे क्या होगा? भारत अपना विकास इन चीज़ों को दूसरे देशों में बेच कर ज़्यादा पैसे अर्जित कर और उनका विकास क्या कर सकता है? ज़्यादा कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस देश में संसाधन अधिक है उनका विकास भी क्या है? अधिक है। जैसे चाइना को देखो, अमेरिका को देखो, इनके पास संसाधनों का भंडार अत्यधिक है। लेकिन अगर नहीं भी है तब भी हम विकास कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? जापान। कौन सा है? जापान। जापान में काफ़ी कम संसाधन रहते हुए भी उनका विकास क्या हुआ है? अत्यधिक हुआ है। एक भूगोलविद हैं, भूगोलविद का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो भूगोल का जानकार हो, ऐसे व्यक्ति जो भूगोल का जानकार हो। जैसे इतिहासकार, ऐसे व्यक्ति जो इतिहास के जानकार होते हैं, वैसे ही एक भूगोलविद है जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन का एक स्टेटमेंट था। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि क्या होते हैं? बनते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। और जाहिर सी बात है जितने भी संसाधनों का नाम आप सुनेंगे वो सब के सब कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं कल ही ऑफलाइन के मोड में समझा रहा था तुम लोगों को कि कोयला भी कितने सालों के बाद निर्मित होता है। कई हजार करोड़ सालों के बाद कोयले का निर्माण होता है। मैंने कल उसको भी डिस्क्राइब करके बताया था कि अगर पृथ्वी ऐसी है, इसके ऊपर कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु निवास कर रहे हैं, अचानक से पृथ्वी इस प्रकार से पलट जाए, सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन के अंदर दब जाएं, ताप, टेम्परेचर डिफरेंस, ताप और दाब के कारण धीरे धीरे इनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का अर्थ होता है सड़ना और गलना। धीरे धीरे सड़ गल के ये कोयले का रूप धारण करना चालू कर देते हैं। इसमें भी दो होता है, जो जैविक हैं, जिनके अंदर जीव है, जो जैसे जीव जंतु की बात करेंगे, पेड़ पौधे से कोयला का निर्माण होता है, जबकि जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। किसका होता है? पेट्रोलियम। बेटा पेट्रोलियम एक ऐसी पदार्थ है जिससे कई सारी चीज़ों को बनाई जाती है। पेट्रोलियम के रिफाइनमेंट से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, किरोसिन तेल बनता है, और जितने भी तुम मोबिल वगैरह यूज करते हो गाड़ियों के अंदर, ऑटोमोबिल्स के अंदर जितने भी लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया जाता है, नहीं देखा है? मोबिल वो ग्रीस समझता है? ग्रीस जो चक्कों के गोलियों में लगा दिया जाता है जिससे स्मूथ से गाड़ियां ट्रेवल करती हैं, वो सारा का सारा पेट्रोलियम के उत्पादन से निर्मित होता है। दूसरा चीज़ जो हम लोग पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं, ठंडियों के दिनों में अगर ओट फट जाता है तो उसके ऊपर लगाता है क्या? वैसलीन लगाएगा, या जितने भी आती है वो जो छोटी छोटी डिब्बियों में, उसमें और कोई नहीं बल्कि पेट्रोलियम का उत्पाद रहता है। उसी पेट्रोलियम का एक पदार्थ है जिसे हम पेट्रोलियम जेली के नाम से जानते हैं, उसी को हम ओट पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम से। इसीलिए जिम्मरमैन ने कुछ खराब नहीं कहा था। क्या? संसाधन होता नहीं है बल्कि बनता है। सारी चीजें बनती हैं पृथ्वी के समय के अनुसार। समझ गया? तो ये था जिम्मरमैन का स्टेटमेंट, तुम लोग इसको जरूर लिख लेना। अब हम बात करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और संसाधन वैसे बहुत सारे चीजों में कैटेगराइज किया गया है, लेकिन कुछ खास पोर्शंस के हिसाब से हम बांट के देखेंगे कि किसके किसके आधार पर, जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर देख लेंगे, फिर और नवीकरणीय और अनवीकरणीय के आधार पर देखेंगे। तो अभी हम इसको मिटाएंगे और लिखेंगे संसाधनों के प्रकार। देखेंगे संसाधन के प्रकार को। तो संसाधन के प्रकार को सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? कैसे उनका प्रोडक्शन होता है, उसके आधार पर हम संसाधनों को देखेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला में हो जाएगा जैव संसाधन और दूसरा
अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। पहले इनको समझ लेते हैं फिर इनको लिख लेंगे। जैव का मतलब है जिसमें प्राण हो, जिसमें जीव हो। ज से ये देखो, जैव को क्या बोल सकते हैं? जीव। जैव को क्या बोल सकते हैं? मतलब जिसके अंदर जान है वो जैव है, और जिसके अंदर जान नहीं है वो क्या है? अजैव। अजैव अ का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, नहीं से संबंधित है। तो जिसके अंदर जान प्राण है वो क्या है? जैव है। जिसके जान प्राण नहीं है वो क्या है? अजैव है। जैसे हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे पेड़, इनके अंदर प्राण है? नहीं है। पेड़ जीवित होते हैं। जीव जंतु क्या है? मनुष्य, मछली, ये सब क्या है? तो ऐसे प्राणी या ऐसे वस्तुएं जिनके अंदर क्या है? जिनके अंदर जान है वो क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। जैव संसाधन। ठीक उसका उल्टा आ जाइए, और जैव संसाधनों को हम सजीव बोल सकते हैं कि नहीं? क्या बोल सकते हैं? सजीव। सजीव का अर्थ क्या है? जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, वो क्या कहलाएंगे? सजीव। सजीव। पहले हम लोग छोटे थे तो डिफिनीशन दिया जाता था, जो चल पाए उसे क्या बोलते हैं? सजीव। जो अपने स्थान पर स्थिर रहे उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता था, पेड़ पौधे तो चलते नहीं हैं, पेड़ पौधा चलता है क्या? तो फिर भी वो सजीव कैसे हो गए? फिर बाद में इसका डेफिनेशन चेंज हो गया। क्या? कि जिनके अंदर जान है, जो अपने भोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो पाचन क्रिया को करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सजीव कहते हैं। और जिनके अंदर जान प्राण नहीं है, सिंपल सी भाषा में बात करें, वो क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। निर्जीव में कौन कौन सी चीज़ आएंगे? खनिज, हवा, जल और परिवहन। ये सब क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है बेटा? ये सब के सब अजैव हैं, क्योंकि इनके अंदर जान नहीं है। तो बात समझ में आ गया? जिनके अंदर जान है वो जैव संसाधन है, जिनके अंदर जान नहीं है वो क्या है? अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधनों को हम निर्जीव लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। तो एक शब्द में पूछा जाए जैव संसाधन क्या है, तो सजीवों को जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन क्या है? तो निर्जीवों को अजैव संसाधन कहते हैं। इसको इरेज करके डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए, हेडिंग रहेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो हम लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में जैव संसाधन, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अजैव को लिख लेंगे। जैव संसाधन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इनमें सजीवों के गुण, किसके गुण? सजीवों के गुण विद्यमान रहते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे मनुष्य, पेड़ पौधे, मत्स्य। मत्स्य का मतलब क्या है? हर एक प्रकार की मछलियाँ। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन में वो सारे पशु आ जाएंगे इत्यादि, और पेड़ पौधे में सारे पेड़ पौधे शामिल है। क्लियर है? अब हम लिखेंगे अजैव संसाधन के बारे में। तो दूसरा अपना हेडिंग रहेगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में लिखेंगे कि अजैव संसाधन को या इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिनमें निर्जीवों के गुण, किसके गुण? निर्जीवों के गुण विद्यमान हो, उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है।
नीचे विजुअल है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे चट्टान, खनिज, चट्टान, खनिज इत्यादि। ठीक है, तो ये रहे उत्पत्ति के आधार पे दो संसाधनों के प्रकार। अब आगे की चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के प्रकार के बारे में। हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, तो अपना अगला हेडिंग रहेगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। उपयोगिता का अर्थ होता है बेटा उपयोग करने के आधार पर। कैसे? उपयोग करने के आधार पर, मतलब यूज करने के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहला हो जाएगा इसमें नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ध्यान देने वाली बात क्या है? नवीन का अर्थ होता है नया। नवीन का अर्थ क्या होता है? नया। तो जिनको हम दोबारा यूज कर पाए, सिंपल सी लैंग्वेज में सोचो, जिनका यूज हम दोबारा से कर पाए वो है नवीकरणीय। जिनका यूज केवल और केवल एक बार करें, उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, वो क्या है? अनवीकरणीय। अ का अर्थ क्या है? अ का अर्थ है नहीं से संबंधित, मतलब जिसका प्रयोग दोबारा कर लें नवीकरणीय, जिसका प्रयोग दोबारा न कर पाए अनवीकरणीय कहलाती है। मतलब जो फिर से नया हो जाए नवीकरणीय, जो नया नहीं हो पाए अनवीकरणीय। जैसे हम एक पेन ले लेते हैं, इस पेन में लिखना चालू कर देते हैं, इसकी इंक खत्म हो जाती है, क्या अपने आप इसमें दोबारा इंक आ सकती है? नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय। क्या कहेंगे? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। ठीक है, लेकिन अभी हमें हवा फील हो रहा है, अभी हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो क्या है? मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर ऑक्सीजन आ जा रहा है। या हमारे इर्द गिर्द हवा बह रही है और हवा कंटिन्यूअसली बह रही है, क्या है? नवीकरणीय। नदियों में पानी आके समुद्र की ओर चला जाता है, तो क्या एक बार आके चला गया नदी खत्म? कंटिन्यूअसली पानी आता रहता है। मतलब पर्वतों से पानी गिरता है और पानी किस में जाके गिर जाता है? समुद्र के अंदर। फिर पर्वत से पानी आएगा, फिर समुद्र के अंदर। मतलब ये भी क्या है? नवीकरणीय। कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है। सूर्य आज भी राइज हो रहा है, कल भी राइज होगा। हालांकि बेटा अगर आप लोग भूगोल को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि सनराइज नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी क्या करती है? रोटेट करती है। सूर्य कहीं नहीं घूमने जाता है, सूर्य अपने स्थान पर फिक्स है। सूर्य अपने स्थान पर फिक्स है। हमें सूर्य उगता हुआ इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? ये पृथ्वी घूम रही है, ना कि सूर्य, ना कि सूर्य। और जिस स्थान पे हम हैं वो स्थान अगर सूर्य के सामने है तो हमारे यहाँ दिन है, वो स्थान सूर्य के पीछे चला गया तो क्या है? रात है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, फ्लैश लाइट दो, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के दो। जैसे इसे मान लेते हैं कि ये सन है, यहां ध्यान दीजिए, इसे क्या मानते हैं? ये सूर्य का प्रकाश है और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो अगर सूर्य का प्रकाश अभी पृथ्वी के किस हिस्से में पड़ रहा है? इस हिस्से में पड़ रहा है कि नहीं? तो और पीछे क्या है? अंधेरा। पीछे क्या दिख रहा है? अंधेरा। तो मतलब जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है यहाँ दिन हुआ है, यहाँ क्या हुआ है? दिन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? दिन हुआ है। और इसके जब अपोजिट साइड क्या हुआ है? रात हुआ है। पृथ्वी घूम गई। देखो पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है, उजाला उसी प्रकार से पृथ्वी पे आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अब पृथ्वी जैसे घूम जाती है, अब यहाँ पे दिन और यहाँ पे रात हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य उग रहा है। सूर्य नहीं, बल्कि कौन घूम रहा है? पृथ्वी रोटेट करती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश डेली हमें नया नया प्राप्त होता है। मतलब आज भी सोलर से अगर हम खाना बना लेते हैं या आज भी सोलर लाइट का प्रयोग करके हम विद्युत को जनरेट कर लेते हैं, तो कल भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। तो सूर्य क्या है? नवीकरणीय। मतलब सूर्य का प्रकाश नया जनरेट होता है। जबकि आज अगर हम 1 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डलवा के गोपालगंज चले जाते हैं तो दोबारा उस पेट्रोल जल जाने के बाद वापस से टैंक में वो पेट्रोल वापस नहीं आएगा, हमें नया डलवाना पड़ेगा। तो नया डलवाना पड़ा तो नवीकरणीय नहीं है बेटा, क्योंकि हम जो पेट्रोल हमने जला दिया है उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। और ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। कोयला क्या है? पेड़ पौधे के द्वारा जली हुई लकड़ी क्या है? अनवीकरणीय। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन क्या है? अनवीकरणीय। समझ में आ गया? जल क्या है? लेकिन बेटा नदियों का जल नवीकरणीय में आता है, संसाधनों के रूप में बात करें।
लेकिन भूमिगत जो जल है, भूमिगत जल भी नवीकरणीय है क्योंकि वर्षा के पानी से उनका रिचार्ज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा यूज करने से इनकी कमी भी आती है। जितने भी हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों के ऊपर बहुत सारे सम्मेलन किए गए हैं ताकि उनको बचाया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की अवधारणा हमारे भारत में अपनाई गई है, जिसका अर्थ होता है कि कुछ भी संसाधन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखी जाए। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का बचाव ही सतत विकास कहलाता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जल छोड़ा, तभी तो हम पानी पी पाते हैं। समझ आ गया? तो भूमिगत जल का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव पावर एंड सेव लाइफ, ये सारा कुछ क्या है? सेव वाटर का मतलब होता है जल का बचाव करें। सेव एनर्जी का मतलब होता है ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हैं, प्रयोग नहीं होने पे उसका बंद करें। और इन सारे चीज़ों से क्या होगा? ये सब रिसोर्स ही तो है। इन रिसोर्सों का अगर हम संरक्षण करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी इन रिसोर्स का प्रयोग कर पाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो पहला हमारा था नवीकरणीय। ऐसे पदार्थ, वस्तु जिनका उपयोग बार बार किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नवीकरणीय का अर्थ है नवीन से, जिसका मतलब होता है पुनः नए तरीके से बनना। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? बताओ बेटा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद हवा, जल, और भी कुछ है इत्यादि। ठीक है, अब इसको इरेज करके अनवीकरणीय के बारे में लिखेंगे। दूसरा है हमारा अनवीकरणीय। इसमें हम लिख पाएंगे वैसे पदार्थ या वस्तु जिनका उपयोग केवल कितनी बार? केवल एक बार किया जा सकता है, केवल एक बार किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। इनका पुनःचक्रण का मतलब होता है फिर से यूज, रिसाइकल। इनका पुनःचक्रण नहीं कर सकते, इनका पुनःचक्रण नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल में हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में क्या आता है बेटा? पेट्रोल, डीजल और कोयला इत्यादि। ठीक है, संसाधनों के वर्गीकरण में आज हम तीसरा पार्ट को देखने जा रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, तो इसमें लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिगत, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक,
तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, इन सब में संसाधन लगा देना है। और फोर्थ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चारों के बारे में पहले थोड़ी थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो व्यक्तिगत संसाधन के रूप में आती हैं। पर्सनल चीज़ों में क्या आ सकता है? तुम्हारा बगीचा किसका है? अपना पर्सनल है। कुआं किसका है भाई? व्यक्तिगत है। बाग बगीचे, कुएं, तालाब, हम चाहें तो अपने खेत में तालाब खुदवा सकते हैं, तो ये भी संसाधन के पार्ट है कि नहीं? तो जो संसाधन के पार्ट हमारे अपने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। जितने भी सरकारी चीज़ें हैं या जितने भी कुछ समूह के लिए यूज किया जाने वाला संसाधन है वो सब किस में आता है? सामुदायिक संसाधन में। ठीक है, खेत मान के चलो ये खेत हो गया, यहाँ से रेलवे लाइन बिछनी है, तो ये खेत किसी ना किसी व्यक्ति का होगा कि नहीं? तो क्या रेलवे लाइन नहीं बिछेगी? बिछेगी। तो खेत अपना पर्सनल हो गया और ये वाला जो हो गया वो सरकारी चीज़ हो गई। तो सरकारी चीज़, अगर सरकारी काम किसी पब्लिक के फायदे के लिए किया जाता है तो प्राइवेट सेक्शन को भी मिलाया जा सकता है, उसके लिए उसको हर्जाना या मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो देश के भीतर जितनी भी उपलब्ध संसाधन है सब क्या कहलाएंगी? राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है? तो हमारा, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। हमारा जो समुद्री तट है, समुद्री तट मान के चलो यहाँ से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर तक इस समुद्री तट पे भारत का अधिकार है। मान के चलो यहाँ तक 200 किलोमीटर इस तरीके से आ रहा है समुद्र का, तो यहाँ पे जो भी संसाधन होगा उसका उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। तो इसे बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन के रूप में शामिल है। किसमें? राष्ट्रीय संसाधन। अब 200 किलोमीटर के बाद जो समुद्र पड़ता है ना, इसमें कोई भी देश आके अपना काम कर सकता है। मछली मारना, बम विस्फोट करके परीक्षण करना या कोई भी अनुसंधान संबंधी कार्य करना, ये 200 के बाद होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है? 200 के भीतर होगा तो राष्ट्रीय, 200 के बाहर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय। समुद्र के अंदर। इसको इरेज कर देते हैं। पहला लिखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, उसकी अपनी ज़मीन, भूमि में वो कौन सी भूमि? खेत वाली, या उसका घर, तालाब, बाग बगीचा, कुआं इत्यादि। ठीक है, नीचे विजुअल है। दूसरा में लिखेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो सभी समूहों के लिए उपलब्ध होती है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं।
उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मिटा के ऊपर लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं तालाब, खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, उसके बाद पार्क इत्यादि। ये सब के सब उदाहरण है सामुदायिक संसाधन के। तीसरा में हम लिखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर मौजूद सभी सरकारी संसाधन या सार्वजनिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। समय समय पर लोगों का जीवन सुलभ बनाने हेतु सरकार व्यक्तिगत संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन बना सकती है या लोक कल्याण हेतु किसी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इरेज कर दो। चौथे संसाधन में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें लिखेंगे ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। तटरेखा से 200 किलोमीटर के बाद समुद्र में किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है, अतः कोई भी देश यहाँ अनुसंधान परीक्षण संबंधी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दो।